KC90 ग्रुप में यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स कैसे जनरेट की जाती थी। इस बार हम बताएंगे कि स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे जनरेट किया जाए। स्टिफनेस का मतलब होता है कि बीम में कठोरपन और फ्लेक्सिबिलिटी होता है लचीलापन। ठीक, मान लो कोई बीम है, ठीक, बीम ले रहे हैं और हमको इसका फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस जनरेट करना है। सपोज कैसे जनरेट करना है अभी फिलहाल इसके ऊपर कराएंगे, बाद में इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 एंड कोऑर्डिनेट 4, 2i 1i and डिस्टेंस n। ठीक, अब 1 एंड 2 यानी कि स्टिफनेस मैट्रिक्स, पहली बात था जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स थी वो क्या था, मेरा फोर्स मेथड था। यानी कि फोर्स मेथड अगर प्रीवियस देखेंगे तो जो हमने स्ट्रक्चर 1 में कंजुगेट बीम पढ़े थे, ठीक, यानी कि M/EI डायग्राम, तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, मेरा फोर्स मैट्रिक्स है। यानी कि M/EI फोर्स में या तो शियर फोर्स होगा या फिर मेरा मोमेंट होगा। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में स्टिफनेस में क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट मेथड है। यानी कि इसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों पार्ट रहेंगे। ठीक, स्लोप यानी कि रोटेशन होगा और डिफ्लेक्शन मेरा सेटलमेंट डाउन होगा। अब जैसे फिगर में देखें कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 और 4, तो 1 क्या है मेरा सेटलमेंट है यानी कि डिफ्लेक्शन है, और 2 क्या है मेरा रोटेशन है। तो हम पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी करेंगे, कोऑर्डिनेट 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का और 4 का। कोऑर्डिनेट 1 क्या है मेरा डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन अज्यूम करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सपोर्ट है। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट 1 का। कोऑर्डिनेट 2 क्या है मेरा स्लोप है। स्लोप भी हम अज्यूम करेंगे एज क्लॉकवाइज। ये हो गया मेरा कोऑर्डिनेट 2। कोऑर्डिनेट 3 क्या है मेरा सेटलमेंट है। ये मेरा कोऑर्डिनेट 3 है। कोऑर्डिनेट 4 क्या है मेरा स्लोप है। ये मेरा कोऑर्डिनेट 4। ठीक, अब सेटलमेंट है तो सेटलमेंट में मेरा क्या होता है, मेरा 6EI डेल्टा अपॉन L। ठीक, 1 क्या है मेरा यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या हो मेरा 6EI अपॉन L स्क्वायर। यहाँ क्या है रोटेशन माइनस में है, ये क्या हो मेरा माइनस 6EI अपॉन L स्क्वायर माइनस 6EI अपॉन L स्क्वायर। क्लॉकवाइज रोटेशन है तो प्लस 6EI अपॉन L स्क्वायर प्लस 6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, रोटेशन है, रोटेशन का कोऑर्डिनेट ग्रुप है, जॉइंट है, जहां पे मैं रोटेशन क्रिएट होगा वहां पे क्या होगा मेरा 4EI अपॉन L और 2EI अपॉन L। यहाँ क्या है मेरा थीटा क्या है मेरा यूनिट रोटेशन है, डेल्टा क्या है मेरा यूनिट रोटेशन है। यहाँ पे क्या होगा मेरा जनरेट हो रहा है 4EI अपॉन L 2EI अपॉन L। ठीक, कोऑर्डिनेट 3 क्या मेरा सेटलमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो माइनस 6EI अपॉन L स्क्वायर माइनस 6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, कोऑर्डिनेट 4 क्या मेरा रोटेशन है, कोऑर्डिनेट 4 मेरा जनरेटेड पॉइंट है, यहाँ पे क्या मेरा 4EI अपॉन L और 2EI अपॉन L। ठीक, रोटेशन है तो जो मोमेंट का रोटेशन होगा आप उसके ऑपोजिट मेंबर पे करेंगे। ठीक, लेकिन कोऑर्डिनेट 1 क्या है सेटलमेंट है, तो सेटलमेंट पे क्या आपको रिएक्शन चाहिए। इसमें रिएक्शन चाहिए कोऑर्डिनेट 2 के लिए, कोऑर्डिनेट 3 के लिए और कोऑर्डिनेट 4 के लिए। 3 भी मैं सेटलमेंट है तो यहां भी आपको रिएक्शन चाहिए। ठीक, अब मैं रिएक्शन क्या होगा मेरा दोनों का एंड का मोमेंट लेंगे, तो सपोज यहां पे ले रहे हैं तो क्या ये रोटेशन क्या मेरा क्लॉकवाइज है और दोनों मेरा नेगेटिव है, ये रिएक्शन क्या होगा मेरा
6 plus 6 12 EI upon L क्यूब और ये क्वेश्चन है एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या होगा 12 EI upon L क्यूब। ठीक, अब ये रोटेशन क्या है मेरा क्लॉकवाइज है और रोटेशन क्या है मेरा नेगेटिव प्लस में है, ये क्या हो मेरा -6 EI upon L स्क्वायर और ये इक्वेशन क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या होगा मेरा 6 EI upon L स्क्वायर। ठीक, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। अब हम कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, ये रोटेशन क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा मेरा 12 EI upon L क्यूब और ये होगा मेरा 12 EI upon L क्यूब। ठीक, अब कोऑर्डिनेट 3 का देखेंगे तो 3 का पोर्शन सपोज तो ए बी सी ले लेते हैं, बीसी पोर्शन देखेंगे तो बीसी का क्या बी का हमको मोमेंट चाहिए, ये क्या रोटेशन क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या हो जाएगा मेरा -6 EI upon L स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा 6 EI upon L स्क्वायर। ठीक, क्लॉकवाइज है माइनस होगा, ये क्लॉकवाइज में है माइनस होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा मेरा ये प्लस और माइनस का वो रहेगा। ठीक, अब ये तो हो गया मेरा जनरेटेड हो गया। ठीक, अब इसको हमको जनरेट करना है कि अब यहाँ पे क्या है चार इक्वेशन बनेंगे K11 K12 K13 K14। ठीक, इसके बाद फिगर नंबर 2 K21 22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 फिर कोऑर्डिनेट 4 का 41 K42 K43 और K44। ठीक, ये तो हो गया मेरा मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू हम कैसे पुट अप करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है K11। ठीक, K11 कोऑर्डिनेट 1 का ये क्या होगा मेरा यूनिट फोर्स, देखिए या तो यूनिट फोर्स डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर यूनिट फोर्स मेरा रोटेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम नोट करेंगे कि मेरा कैसे स्टिफनेस मेरा जनरेट होगा। ठीक, तो पहला क्या है मेरा K11। ठीक, K11 यानी कि हो गया कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स क्या है मेरा। ठीक, अब क्या करेंगे दोनों चीज को क्या करेंगे ऐड। अब यहाँ पे क्या EI दिया है और I दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, क्योंकि EI है 2 टाइम्स है, ये इसको मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देंगे हर जगह जहां जहां मेरा EI दिया हुआ है। ठीक, ये हो गया 24 और प्लस 12 तो कितना हो गया मेरा 60, यानी कि 60 EI upon L क्यूब। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे डेल्टा K12 कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 2 देखेंगे। ठीक, यूनिट फोर्स 2 क्या है मेरा रोटेशन देखेंगे। ठीक, यहाँ पे -6 EI है और यहाँ पे क्या मेरा +6 EI, लेकिन यहाँ पे I क्या है 2 टाइम्स I है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 टाइम्स 2 12 EI और माइनस प्लस 6 EI, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा -6 EI upon L स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट 1 का यूनिट फोर्स 3 ये देखेंगे, यहाँ पे क्या है मेरा रिएक्शन है। ठीक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है और रोटेशन देखेंगे तो क्या है मेरा क्लॉकवाइज है, ये क्या हो गया मेरा -12 EI upon L क्यूब का टर्म बनेगा। ठीक, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 13। ठीक, 12 EI upon L क्यूब। अब यहाँ पे I क्या है मेरा जो मेरा I होगा उसके हिसाब से उसको हम पुट अप करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा 12 EI upon L क्यूब। ठीक, अब इसके बाद क्या मेरा है रोटेशन।
ठीक। कोऑर्डिनेट 2 का रोटेशन, रोटेशन क्या है मेरा 6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक। अब इसके बाद फिगर नंबर 2 देखेंगे। ठीक, 2 का 1 रिएक्शन देखेंगे, यहाँ पे 4 और 2 आई तो 8 हो गया, 8 प्लस 4 कितने होंगे मेरे 8 हो गए और ये 4 हो गए। ठीक, रोटेशन ये पोर्शन ये है मेरा, तो 6 दूनी 12 और इधर क्या होगा मेरा 6। ठीक, तो क्या होगा मेरा -6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, क्यों ये 4 2 6, 6 दूनी 12, आई क्या 2 आ गया, तो यहाँ पे -12 की है और यहाँ पे क्या मेरा 6EI घटेगा, तो क्या मेरा 6EI अपॉन L स्क्वायर क्या होगा मेरा 2 का 1। इसके बाद क्या है 2 2 2 क्या है, दोनों ऐड करेंगे, यहाँ पे 4 है और EI 2 है, तो 8 प्लस 4 तो कितना हो गया मेरा ये 12EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट 3 फिगर नंबर 2 का 3 देखेंगे। कोऑर्डिनेट 2 का 3 क्या है मेरा रिएक्शन है, ये क्या होगा मेरा, ये क्या है मेरा क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा मेरा -6EI अपॉन L क्यूब। ठीक, अब इसके बाद कोऑर्डिनेट 2 का 4 क्या है मेरा रोटेशन है, यहाँ पे क्या होगा मेरा 2EI अपॉन L। ठीक, अब इसके बाद फिगर नंबर 3 देखें, 1 एंड 2 का काम खत्म हो गया, फिगर नंबर 3 देखें। ठीक, 3 के यानी कि इस क्वेश्चन में कोई फोर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा रिएक्शन है, ये क्या है मेरा एंटी क्लॉक है और डिफ्लेक्शन क्या है मेरा क्लॉकवाइज है। रिएक्शन कितना है मेरा 12EI अपॉन L क्यूब। ठीक, कोऑर्डिनेट 1 का 3 का 1, कोऑर्डिनेट 3 का यूनिट फोर्स 1 क्या है मेरा रिएक्शन है, फिर इसके बाद 4 3 2। ठीक, कोऑर्डिनेट 3 का यूनिट फोर्स 2 क्या है रोटेशन है, ये क्या होगा मेरा -6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, इसके बाद 3 का 3 रिएक्शन है, वहां पे क्या है रिएक्शन 12EI अपॉन L क्यूब। ठीक, तो ये क्या है क्लॉकवाइज है, डिफ्लेक्शन क्या है माइनस में है, तो माइनस प्लस इक्वल टू प्लस हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद 3 का 4 कोऑर्डिनेट 3 का यूनिट फोर्स 4 क्या है रोटेशन है, तो क्या होगा -6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, अब फिगर 1 2 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिगर नंबर 4 को देखेंगे। ठीक, 4 का फ्री बॉडी की है, यहाँ पे क्या है रिएक्शन है, एक बार स्लोप है, फिर रिएक्शन है, फिर स्लोप है। ठीक, तो कोऑर्डिनेट 4 का 1 क्या है रिएक्शन होगा, ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज है और दोनों क्या है मेरे प्लस में है, तो क्या होगा मेरा 6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, कोऑर्डिनेट 4 का 2 रोटेशन है, तो ये क्या होगा मेरा होगा 2EI अपॉन L। ठीक, कोऑर्डिनेट 4 का 3 रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा मेरा -6EI अपॉन L स्क्वायर। ठीक, कोऑर्डिनेट 4 का 4 रोटेशन है, यहाँ पे क्या होगा 4EI अपॉन L। ठीक, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 कोऑर्डिनेट 3 कोऑर्डिनेट 4 और उसके रेस्पेक्ट में जो मेरा कोऑर्डिनेट का यूनिट फोर्स होगा या सेटलमेंट होगा या रोटेशन होगा, उसके हिसाब से इसको यहाँ पे पुट अप की जाएगी। अब चेक करने का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो दोनों मेरे सेम होंगे, फिर इसके बाद ये पोर्शन मेरे सेम होंगे, ये पोर्शन यानी का मतलब क्या है K21 और K12 बराबर होंगे, K31 और K13 बराबर होगा, K14 और K41
ये मेरे बराबर होंगे। अब यहाँ पे क्या है 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 4 1 1 4। ठीक, ये मेरे डायगोनल हो गए। अब यहाँ पे क्या है मेरा ये और ये क्वेश्चन मेरे बराबर थे। ठीक, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा बराबर रहेगा। इसके बाद ये वाला कॉलम ये इसके बराबर होगा, ये वाला कॉलम इसके बराबर होगा और ये अलग होगा। ठीक, ये हो गया मेरा कैसे हम स्टिफनेस मैट्रिक्स को कैसे हम जनरेट करते हैं। और इसी के बेहाफ पे क्या होगा मेरा न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा हमको सपोर्ट का मोमेंट निकालना होगा, उस पे आपके लोडिंग होगा। ठीक है, सिर्फ खाली जनरेट करने की क्या है। अगर फिर हम ऊपर कुछ लोडिंग लगाते हैं, ठीक, तो लोडिंग के हिसाब से इसका फिक्स एंड मोमेंट आएगा, कितनी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी बन रही है, कितनी इसकी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बन रही है, कितनी एडिशनल डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बन रही है, कितना एक्शन रीस्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक, एक्शन रीस्ट्रेन क्या होगा, एक्शन रीस्ट्रेन ड्यू टू द लोड क्या होगा। फिर इसके बाद क्या होगा मेरा स्टिफनेस मैट्रिक्स को जनरेट करना। फिर ये जनरेट करने के बाद उसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, उस फॉर्मूले को पुटअप करेंगे तो जो मेरी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिपेंडेंसी यानी कि जो मेरी डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बनेगी यानी कि डी मैट्रिक्स उतने बाय उतना मेरा अननोन होगा। उस नोन वैल्यू को फाइंड करने के बाद फाइनल में जो सपोर्ट का मोमेंट होगा वो मोमेंट को फाइंड करेंगे। अभी ये क्या सिर्फ खाली जनरेट का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, उस न्यूमेरिकल को कैसे फाइंड करेंगे कि सपोर्ट का मोमेंट कैसे आएगा और उस न्यूमेरिकल में कैसे हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी स्टिफनेस मैट्रिक्स को कैसे जनरेट करें और सपोर्ट का मोमेंट हम कैसे फाइंड करें। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।